Everyone list down 5 practicals of AWS which you can perform. 5 प्रैक्टिकल मेरे को बताओ जो आप कर सकते हो. इंडिविजुअली मैं पूछूंगा सबसे. AWS नहीं 5 प्रैक्टिकल सर नहीं सभी बोलेगा. सबसे पूछेंगे सर इंडिविजुअली पूछेंगे सबसे पहले प्रेजेंटेशन होगा उसके बाद. ओके सर. क्या बोले क्या जानते हो मैं नहीं पूछ रहा हूँ. क्या प्रैक्टिकली कर सकते हो. क्योंकि आप बॉक्स भारी खरीद रहेगा तो बढ़िया. क्योंकि मॉड्यूल 4 में प्रैक्टिकल एग्जाम होगा 50 मार्क्स का. आवाज थोड़ा फिर करो. हिदायत पास हो गया. हिदायत पास हो गया 59 या 3%. अच्छा 59 तो पीडी सिर्फ था बचा. हाँ पीडी बचा था. वही तो पीडी को पास कर दिया गया. पास कर दिया गया. 25 पास मार्क है 25 ही मिला है. वही किसी का फुल कट टू कट बोलता है उसको पास कैसे करते हैं. हमको समझ में नहीं आ रहा. ये तो हम सोच रहे हैं आप इसको बहुत पकड़े थे उस दिन. अच्छा खासा उस दिन के बाद से क्या है. यही तो गलती है. अच्छा हुआ काठमांडू नहीं मतलब बोलने से पास कर जाएगा. सही बोले गलत बोले वो अलग बात है. जो चुपचाप रहेगा वो फेल कर जाएगा. ये समझ में आ रहा है. हाँ कॉन्फिडेंटली बोला है. बोल रहा था हमको भाई मजाक नहीं है. कॉन्फिडेंटली बोला है. मजाक का बात क्या है. गलती है ना नहीं हंसो मत. फैजान तेरा ये चीज खराब है. तेरे को बहुत बार बोलते हैं भूल जाता है. दोस्त है नहीं हम लोगों को भी दोस्त है. इट्स नॉट योर कंटिन्यूअसली विल लव. सर असाइनमेंट्स असाइनमेंट तो बना ही रहे हो डेली बेसिस पे. असाइनमेंट तो बन रहा है. हम लोग को प्रोजेक्ट नहीं मिला. 350 वालों को मिला है बट हम लोग को हमसे लेना होगा प्रोजेक्ट. नहीं आप लोग तो बुलबुल मैम दी प्रोजेक्ट दिए तो किसे रिपोर्ट दी. यम सर्वर बनाना है. यम सर्वर में क्लाइंट ज्वाइन करवाना. हम देखेंगे वो प्रोजेक्ट. इस प्रोजेक्ट सेम ही रखो. टोटल पार्टी था मेरे पास है तो हम भेज दे ग्रुप में अपना. सेम एड्रेस सब एक ही पेज में ये रहेगा. सर उसको लाएंगे कुछ बोलेंगे या फाइल में अलग भेजना. चैनल फाइल कॉपी में भी बना सकते हो. कोई दिक्कत नहीं है. सर A4 साइज मैम ने लिखा है क्वेश्चन. हाँ तो A4 साइज में कॉपी नहीं मिलता है. ये तो जो कॉपी में लिख रहे हो सब A4 साइज का ही कॉपी है. हम तो पेज में बनाए हमसे पूछ ही बना सकते हो चैनल फाइल में. हाँ चैनल फाइल कहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बना सकते. अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा. चैनल फाइल में क्या है न्यूज़पेपर होता है वो बाद में फिर वो खो जाता है. मिलता नहीं. कॉपी में करोगे हमेशा के लिए रह जाएगा. This is our model. और 3 टॉपिक बचा हुआ हम लोगों का. सर वो व्हाट इज DBMS में सर इट इज अ कलेक्शन लिखे सर आप. Yes, इट इज पॉलिसी कलेक्शन. ये सर मिला है. Create a Linux EC2 instance in AWS and host a web server.
लिनक्स में विश्व बना पाओगे तो हाँ तो हम सर create S3 bucket and upload up document and make it public आसान है वही तो S3 bucket प्रैक्टिकल स्टेप्स लिखना है Yes. विद डायग्राम नहीं तो राइट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बकेट का जो नेम है सर खुद से दे सकते हैं। बकेट में तो मेंशन नहीं किया है, दे सकते हैं। बिकॉज बकेट नेम मेंशन करने से प्रॉब्लम ये होगा कि बकेट नेम यूनिक होना चाहिए। सब सेम बकेट नेम डालोगे तो बकेट क्रिएट नहीं होगा। इसी कैसे ना बढ़ा के रखा हेल्प लगा सर इस मैं बोला 3 टॉपिक बाकी है RDS उसके बाद सर उसके बाद है डायनेमो डीबी सर ये भी डेटाबेस है उसके बाद है क्लाउड ट्रेल SNS स्पेस 53 স্যার এন্ড পয়েন্টটাও তো দেখাতে হবে কিন্তু স্যার হ্যাঁ স্যার এটাও ঠিক ঠিক আছে দেখিয়ে দেবো ওটা মনে করাবে আমাকে একদিন खुद ही बोलते हैं आशिक भी अच्छा यहाँ तक लिखो उसके बाद इसको समझना ही पड़ेगा लिखने से समझ में अगर आ रहा है तो अच्छी बात है लिखने से समझ में आ रहा है सबको क्या तो फिर डिस्कस भी कर लेते यस सर ऑब्जेक्ट समझ में आ रहा है टाइप ऑफ डेटाबेस इज हेरिचिकल नेटवर्क रिलेशन ऑब्जेक्ट वो अगला पूछना और सॉफ्टवेयर सर नीचे भी लिखना व्हाट इज हेरिचिकल डेटाबेस। अच्छा पहले इसके में आते हैं व्हाट इज डेटा तो व्हाट इज डेटा जो यहाँ पे अरे नहीं प्रेजेंटेशन होना है पहले चलो सुनो प्रियंका प्रीतम আর কে ছিল সুচরিতা চলে এসো তিনজন একসাথে আসো তাড়াতাড়ি স্যার আমার কিন্তু লাস্ট প্রেজেন্টেশন ছিল তারপরে কিন্তু কারণ আর আমাদের থেকে শুরু স্যার ভালো प्रेजेंटेशन इसमें डाउन है ये बैच यार कर मॉड्यूल 3 एग्जाम क्लियर है इसका इसका मॉड्यूल 3 एग्जाम क्लियर नहीं है अभी तक हैं ওই অনলাইনটাতেই तुम्हारे दूसरा नहीं क्लियर आर क्लियर नहीं कर बाकी लोगों का क्लियर है तो मॉड्यूल 3 हां यस सर तुम लोग तो लकी हो वही लगता है कि तुम लोग के टाइम में वो एग्जाम पॉलिसी नहीं था जो अभी है सर हम लोग वो वाला मॉक पास कर लिए थे एग्जाम में बैठ गए जो डिले नहीं किए इसलिए बचे हैं हाँ ये लोग भी डिले नहीं करते तुम लोग भी पास हो जाता है স্যার তোমার আমাদের পরীক্ষা চলছে मेरा भी एग्जाम था फिर भी बैड लक सर बैड लक या गुड लक Still I एग्जाम gap. तो सभी को होता है। तुम लोग के टाइम में पॉलिसी नहीं था ना वो सर टाइम हो पॉलिसी आराम से बगल से पढ़ लो यहाँ नहीं ये काम नहीं किए थे पूछा पॉलिसी मतलब प्रीवियस वाला पॉलिसी में टोटल मार्क्स पास करने से पास हो जाता था अभी टोटल मार्क्स में भी पास हो गए तो किसी एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो गए यही तो सर फेल नहीं होगा कंप्यूटर जैसे तुम प्रैक्टिकल में फेल कर गए तो तुम्हारा पास नहीं होगा भले तुम 80% सर नंबर प्रैक्टिकल ला में तभी कैसा प्रैक्टिकल देगा AWS से EC2 इंस्टेंस क्रिएशन और EC2 इंस्टेंस देगा S3 देगा ये सब देगा बेसिक प्रैक्टिकल जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता सर नेट बनाने के लिए मेरे को टाइम नहीं लगा नेट बनाओगे तो बिलिंग आएगा ना उसमें বিপিসিও তো আসছে স্যার BPC एक तो বড় প্র্যাকটিক্যাল আছে সবাই পারে না দেখো যাদের অ্যাকাউন্ট নেই তারা তো এরকমই ফেল হয়ে গেল ধরে নাও यस যাদের AWS এ অ্যাকাউন্ট নেই এবার কেউ যদি শেয়ার করছে নিজের অ্যাকাউন্ট IM বানিয়ে তো আলাদা ব্যাপার যাদের অ্যাকাউন্ট নেই AWS এ তো এরকমই ফেল हम IM बना के शेयर करेंगे ওখানে গিয়ে প্র্যাকটিক্যালি বলবে যে স্যার আমার অ্যাকাউন্ট নেই বানাতে পারবো না কিছুই বলবে না এক্সামিনার বলবে ঠিক है মানে জিরো ঠিক है মানে জিরো
ऐसा बोल देते सर बिजनेस कर सकते हैं सर हाँ, कोई अगर बोलता है कि मॉड्यूल 4 नहीं पढ़े हैं सर, मेरा तो जॉब लग गया था, बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मतलब 0। बाद में देना, जॉब करो बाद में देना। आते रहना। जॉब से एग्जाम कुछ लेना नहीं है ना। आप अब सवाल नहीं पूछिए। नहीं, ये सब बाहर वाले सब दूसरे से एग्जाम लेंगे, फिर मुंबई से या दिल्ली से ना, मुंबई से, दिल्ली से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, कहीं से भी एग्जाम होगा। बांग्लादेश से लिया सर। सर पूरे जंग कराए। नहीं वियतनाम सर, वैसे तो हम लोग का जेपी का वियतनाम में भी सेंटर है ना। हाँ, वियतनाम में कहाँ सर? हाँ सुने थे। वियतनाम एक कंट्री है। वो तो पता ही है, हाँ, पूछ रहे हो कहाँ? वही तो पूछ रहे हो, उसका बड़ा कंट्री में कहाँ पर है? वो हमको भी नहीं पता सर। वहाँ का तो लैंग्वेज ही अलग है सर। वियतनाम गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा। तुमको जाना है? घूम के आते हैं सर, कैसा पढ़ाई होता है। जाके बच्चे सर्च करिएगा वहाँ। চলে এসো, অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি তোমাদের জন্য। बाबू ये करके दिखाओ। लैंग्वेज अलग है। इंग्लिश में बोलो। তোমার তাই কোথায়? आज চলে এসো। এই কোনোদিনও ভালো না। आज के स्टोरी का चलो मुझे बात এরকম করেই হবে। আমি 10 টাকা দিয়ে দিচ্ছি 10 টাকা এখন লাগছে, এখন 50 টাকা। ও 50 টাকা কি করে আমার প্রথম আমরা এখন আগে পলিসি পাল্টে গেছে। आज रात 12 बजे से पॉलिसी बदल गया है। नेक्स्ट टाइम पक्का आज के तो 1000 का नोट और 500 का नोट किया चला। हाँ सर, चलो 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 काफी है। सर नाम लेंगे मतलब देना होगा। चले सो। क्या सर गवर्नमेंट क्या? अरे नहीं, हम तो ऐसे ही बोले, कभी भी कुछ भी मांगते हैं। नहीं सर, चेंज हुआ तो अच्छा ही ना होगा। चलो स्टार्ट। जैसा करेंसी मिलेगा। Good afternoon everyone. So today my topic is dynamic routing. गुड आफ्टरनून बोल रहे हो। डायनामिक राउटिंग। Good morning. डायनामिक राउटिंग। Uh, अच्छा। the process of creating the route by routing protocols and forward the data traffic over that route from source to destination is called as dynamic routing. What is routing protocols? Routing protocols are some mathematical calculation which is developed by scientists for selecting the best route and forwarding the data packets from one network to another network. There are two types of routing protocols: interior routing protocol and exterior routing protocol. खेमे जाओ। चलो क्वेश्चन, पुराना टॉपिक है, यू कैन आस्क क्वेश्चन। साहिल जिज्ञेस करो। टाइप ऑफ कार मैट्रिक्स मैट्रिक्स টা কার কোন রাউটিং প্রোটোকল? नहीं वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स শুধু ম্যাট্রিক্স। চলো বল। Matrix are 5 types: cost, load, delay, reliability. Sorry, 6 types. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। স্যার আমি বলবো हाँ ক্লাস বি এর আইপি অ্যাড্রেস রেঞ্জটা বলো। Class B IP address range. One 92 dot रेंज बोला है, प्राइवेट नेटवर्क ক্লাস বি क्लास बी रेंज रेंज नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टैटिक राउटिंग रेडी राउटिंग 1. OSPF का 2 मल्टीकास्ट स्टेटस है, दोनों का। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस Administrative distance is 0 to 255. क्या That is range. What is administrative distance? Not about range. वो बोलने दो, गजब आदमी है उसको, वो तो शुरू किया है बोलना।
बोलो। थम गया सर। Zero is most reliable part, and 55 is non-reliable. I'm not asking 85. डेफिनेशन पूछ रहा है, इज आस्किंग अबाउट डेफिनेशन। ठीक है, तो क्या एरिया है इसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्या लगता है आपको? मे बी उसको फिर से जो नेटवर्क पार्ट है वहाँ पे ध्यान देना चाहिए सर। तो ये पूरा नेटवर्क पार्ट में उनका प्रॉब्लम है, क्लास बी का रेंज भी नहीं पता। और बाकी सब ठीक है? পড়াশোনা আরো করতে হবে, রিভাইজ করতে হবে। মানুষ মাত্রই ভুলে যায়, প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রে এটা হয়, তোমার ক্ষেত্রে শুধু হচ্ছে এরকম ব্যাপার নেই। You have to revise the old things like basic networking, basic hardware, basic part of CCNA, basic server, Outlook, if you want to crack an interview. Second thing, যেটা আমার মনে হচ্ছে তোমার দাঁড়ানোর বডি পোস্টার ঠিক ছিল না, তুমি একটা পায়ে দাঁড়িয়েছিলে ঘোড়ার মতো। बॉडी कंटिन्यूसली मूवमेंट যখন প্রেজেন্টেশন দিচ্ছ তোমার প্রপার দুটো পায়ে দাঁড়াতে হবে, একটা পায়ে দাঁড়ালে খুব ক্যাজুয়াল দেখায়। ঠিক আছে, চলে এসো। এই ম্যাডাম আসো, চেয়ার তো ভাই পড়ে যাচ্ছে কেন? চলো স্টার্ট করো। चलो बोलो। Sir, plus Aditya Prabhu. আরে স্টার্ট করো, কি হলো দাঁড়িয়ে ভাবছো কি? मणिपुर স্যার রিড পড়িনি স্যার, সে কি প্রেজেন্টেশন। এই কিছুই বলতে পারবে না, এতগুলো সাবজেক্ট আছে, কিছুই মনে নেই। মডিউল 1, মডিউল 2, মডিউল 3, এটা মডিউল 4, 4টে মডিউল করি হয়ে গেছে। এটা অবিশ্বাস্য। হুম, মনে নেই। কি মনে আছে? যেটা মনে আছে সেটাই বলো। ফুল ফর্ম শুধু মনে আছে। বলো EC2 ইলাস্টিক ফাইল সিস্টেম। কি ইসিটি ফুল ফর্ম কি? স্যার EFS में पहुंच गई डायरेक्ट इसी से। ASG ফুল ফর্ম আছে। বাড়িতে গিয়ে কি করো? থিওরিগুলো তো পড়তে পারো না বাড়িতে, কেন পড়ছো না? খাতায় তো এত কিছু লিখছো, কেন লিখছো? পড়ার জন্য তো লিখছো না, পড়ছো না কেন? কিছু না পড়লে কিচ্ছু হবে না। আইপি অ্যাড্রেস বলো, আইপি অ্যাড্রেস। আইপি অ্যাড্রেস নিয়ে 2 মিনিট বলে দেখি। আইপি অ্যাড্রেস তো খুব বেসিক জিনিস। AWS এর ফুল ফর্ম বলো। অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিস। বাহ, আইপি অ্যাড্রেসের ফুল ফর্ম, আইপি ফুল ফর্ম। কিছু না বলতে পারলে আমরা কোশ্চেন করব।
So we can ask 10 questions. चलो प्रीतम प्रश्न करो. So class B IP range. कॉपी हो क्लास बी आईपी रेंज बोलो. কি করতে চাও লাইফে? কি গোল আছে? ভেবেছো কিছু? निकी और कुछ? ऋतु क्वेश्चन पूछो. What is host current? কেন এরকম করছো নিজের সাথে? জেঠিকে কত টাকা দিয়েছো টোটাল? অ্যাপ্রক্স কত টাকা দিয়েছো এটা তো জানো নিশ্চয়? 1 লাখ দিয়ে দিয়েছো? বেশি বেশি বলছো. 63,000 দিয়েছো. ওটা কি মানে কষ্টের টাকা না মানে এরকম 2 নম্বর টাকা? কষ্টের টাকা তো সেটা নষ্ট করছো কেন? রাতারাতি কিছু হয়ে যাবে না, তোমার সাথে ম্যাজিক হয়ে যাবে না, ওটা আগেকার যুগে হতো. এখন তুমি যদি সত্যি ইমপ্রুভ করতে চাও, ইউ হ্যাভ টু ফোকাস অন পার্টিকুলার থিং. তোমাকে আস্তে আস্তে করে বাড়িতে 10 মিনিট 1 ঘন্টা এভাবে টাইম বাড়িয়ে বাড়িয়ে পড়তে হবে, পড়তে হবে, লিখতে হবে, পড়তে হবে, লিখতে হবে, কন্টিনিউ. বিকজ আর টাইম নেই তোমার হাতে. অলরেডি 2 ইয়ার্স হয়েই গেল. सर एसी कम करवा दीजिए. কিছু করার নেই, মানে আর কোনো অপশন নেই, শর্টকাট নেই. চুরি টাকা তো করতে পারবে না. ফিউচার কি টাকা তো ইনকাম করতে হবে, কি করে করবে? ভদ্র বাড়ির ছেলে মেয়েরা তো চুরি টাকা দিয়ে করবে না, তাদের ভদ্রভাবে টাকা উপার্জন করতে হবে. তার জন্য কি করতে হবে? পড়াশোনা করতে হবে. আর কোনো শর্টকাট নেই. আছে কি শর্টকাট কিছু? তাহলে সবই তো জানো, তারপরেও নিজের পায়ে কুড়ুল মারছো কেন? বাড়িতে গিয়ে করোটা কি আমি তো বুঝতেই পারছি না. নেক্সট ডে আবার তোমার প্রিয়াঙ্কা রেডি হয়ে আসবে, ঠিক আছে? যাও বলো প্রিয়াঙ্কা. सैटरडे को क्या प्रैक्टिकल नहीं है सर हम लोगों को? प्रैक्टिकल में आता कहाँ कोई है? बोलो. अरे कुछ भी नहीं बोलोगे तो कैसे होगा? কি কি করবে? হার্ড ডিস্ক থেকে বলো.
What is hard disk? Hard disk is the secondary storage device with the permanent data. Hard disk is the two type, internal, external. जोड़े बोलो जोड़े Internal and external. What is it's the routine of operating system firing from क्वेश्चन पूछिए two types, internal, external. Internal, external. नेक्स्ट क्वेश्चन What is OS? What is the operating system? কেঁদে ফেলে মনে হচ্ছে আরে আরে জোরে বল এখন তো ঠিকই আওয়াজ বেরোচ্ছে আরে স্যার গলা একটু বসান What is the operating system? What is the operating system হ্যাঁ তারপরে রুদ্র সওয়াল पूछ हाँ What is sector? पूछो What is partition? ये जो पार्टीशन কেন ক্রিয়েট করবে ये तुम पूछो क्या क्यों क्रिएट तुम क्या और क्यों তোমার জব লাগবে না তো हाँ वो सेक्टर से কি করে জব করবে हाँ सेक्टर জব করবে কি করে না জানলে पार्टीशन लॉजिक আমি যদি কিছু না জানি আর সিস্টেমে প্রবলেম হলো তো সেটা যদি ঠিক না করতে পারে তাহলে কোম্পানি আমাকে রাখবে তাহলে তুমি তো শিখছো না তোমাকে জানতে হবে ইউ হ্যাভ টু নো তোমাদের সাধারণ সারাদিনের অ্যাক্টিভিটি কি আছে পুরো দিন কি করো তোমরা এখন তো কলেজ ছুটি আছে তো অ্যাজ এ ল্যাবরেশন কেন জয়েন করছো না তোমরা সব তো ছোট ছোট একটা কলেজ কি হবে কলেজ করে সে কলেজে বসে তো আড্ডাই মারবে আর কি করবে কলেজে কত পড়াশোনা হয় সে তো সবাই জানে हम तो सर कॉलेज एग्जाम नहीं जाते हैं सर हम जाते ही नहीं कॉलेज कॉलेज कोई चाकरी হবে না जानता नहीं है ওই শুধু সার্টিফিকেটটাই পাবে ডিগ্রি সার্টিফিকেট मेरे को कॉलेज की ডিগ্রি সার্টিফিকেট এখন সবার বাড়িতে আছে রাখা देवऋषि बैठा ওটা দিয়ে চাকরি হয় না क्योंकि ওটা দিয়ে প্রমোশন হয় आईटी का চাকরি পেতে হলে তোমাকে এটাই করতে হবে कॉलेज में सेकंड टाइम बहुत अच्छा তুমি আর সুচরিতা দুজনে ল্যাব এসে জয়েন করো কাল থেকে সারাদিন এখানে থাকবে মেশিন ঠিক করবে প্রবলেম তাহলে কনফিডেন্স আসবে तो कंपोनेंट से তোমরা বুঝতে পারছো না তোমাদের অবস্থা একদম আমার ভালো লাগছে না। मैकेनिज्म বুঝলে কি বললাম आर्किटेक्चरल কাল থেকে জয়েন করো টিফিন নিয়ে চলে আসবে থাকবে এখানে 5-6 ঘন্টা ওদের সাথে থাকবে এরা তো থাকে সারাদিন দেখবে পুরো ব্যাচে সবার চাকরি হয়ে গেছে তোমাদের হচ্ছে না তো তাকে দোষ দেবে তখন তোমাকে নিজেকেই দোষ দিতে হবে জেটকিং এর দোষ থাকলে কারো চাকরি হতো তোমাদের হচ্ছে না তোমরা খাচ্ছ না বলে হচ্ছে না তোমরা সময় দিচ্ছ না বলেই হচ্ছে না তোমরা পারছো না বলেই হচ্ছে না তোমাকে তো পারতে হবে যদি না জয়েন করো ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট তাহলে একটা জব নট রিকোয়ার্ড ফর্ম আছে সেটা ফিল আপ করে দেবে যে আমার জব লাগবে না বোঝা গেল পারলে বাড়ির লোককে নিয়ে আসো বা আমাকে নিয়ে আসো আমরা কথা বলবো যদি অসুবিধা হয় ল্যাব ইস্যু আমরা নিজেরাই কথা বলবো
হ্যাঁ না কিছু তো বলছো না, বলো। হ্যাঁ জয়েন করো, তোমাদের ভালোর জন্য বলছি, আমাদের এক ফোঁটাও বেনিফিট নেই আর। তোমাদের चाकरी হবে। रोहित लैमिनेशन था ना, इन लोगों से भी खराब कंडीशन था उसका, वो तो बांग्ला भी ठीक से नहीं बोल पाता था। कौन? रोहित मंडल नहीं जानते? हाँ वही तो रोहित भाव नहीं रोहित हम लोग का लैबोरेटरी था, पतला दूसरे वाला बैच में। ओ हाँ रोहित समझ गया। वो तो लग गया इसमें बालीगंज में। एक्चुअली जिशान है ना, जिशान जाके उसके बारे में बोल दिया था कि वो अपनी मेहनत वाला ही लड़का है। सीरियसली है वो बोल नहीं पाता है बट वो काम जानता है क्या क्या करना है। तो काम सीखा कैसे करके? यही तो एकदम। हाँ सर, हम उसको देखे मशीन में लेके बैठता था, वो बोल नहीं पाएगा तब ना ये सीखेगा, रहता ही नहीं है, चला जाता है बैठ करके फॉलोअर बढ़ाता है इंस्टाग्राम पे। ওটা পার্মানেন্ট ইনকাম নয়। সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে পড়ে থাকি না। যাও, কত হয়েছে ফলোয়ার? कृतिका, हेलो कृतिका की नाम? यस सर। आप प्लेसमेंट में बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ सर किए थे, वो मेरे को दिल्ली वाला आया था। हाँ। उसमें सीवी भी भेजा मैंने बट वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। ठीक है, तुम बात करते रहो, फोन करते रहो, उन लोगों से बात करते रहो, बिकॉज वैकेंसी Okay, काफी सारा sir. आ रहा है बाहर के लिए। हाँ ठीक है सर। अभी तो हैदराबाद बैंगलोर के लिए वैकेंसी आया था। ओ बट मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं, तो इसीलिए मैं कुछ बोली नहीं। तो मैं सुदीप्ता मैम से बात करके देख लूंगी, ठीक है मैम? हाँ एक बार देख लेना कीर्ति का, गुजरात का भी वैकेंसीज है। हाँ तुमको ही कांटेक्ट करना पड़ेगा प्लेसमेंट से, बिकॉज तुम तो मतलब ऑनलाइन क्लास करती हो ना, तुमको इन्फॉर्मेशन नहीं यस सर। मतलब नहीं मिलेगा, यही कॉमन मतलब है। अभी सारा वैकेंसी जो है वो हमारे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट शेयर करते हैं, जो प्लेसमेंट लोड में गया है, मतलब जो एग्जाम दे चुका है। तुम्हारा रनिंग बैच है ना, तुम्हारे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आया, तो जो रनिंग बैच है उसको खुद जाकर प्लेसमेंट से बात करना पड़ेगा कि सर मैं रेडी हूँ, मुझे भेजिए। ओके ओके सर। ठीक है, ये भी फिर लिख ही लो जब लिख रहे हो तो। नेशनल डेटाबेस में भी सर इंटरनल दोनों। हाँ इस एग्जाम में इंटरनल कुछ नहीं होगा, सब होगा एक्सटर्नल। तुम लोग का टाइम में था एक्सटर्नल इंटरनल। हाँ सर। लेकिन ये दिसंबर से एग्जाम पॉलिसी चेंज होगी। अभी सारे एग्जाम एक्सटर्नल है सब कुछ। हाँ बहुत ठंडा जून मास জুনের এক্সাম ডেট হচ্ছে 17, 18, 19। 17, 18, 19 फिर से बोलिए सर, लिख लेना। ঠিক আছে তাহলে বলে মাস দিই তুমি এই মাসে ফর্ম ফিল আপ করবে না, তোমার অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে দেবে যে আমার ইউনিভার্সিটি এক্সাম না, এক্সাম ডেট তো হেড অফিস থেকে আসছে আমাদের হাতে। 17, 18, 19 नहीं 18, 19, 20, 21 4 दिन क्लास कब तक चलेगा सर? तो बोले 3 टॉपिक। इतना कैलकुलेशन अभी नहीं किया।
एग्जाम से पहले हम लोग खत्म कर दें। एग्जाम का दिन तक क्लास चलेगा। अभी तो बोल रहा हूँ 18, 19, 20, 21 क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? 17, 18, 19 प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा सर। सर 20 को तो होगा नहीं संडे। जुलाई में क्यों गए? जून में जाएगा। 18, 19, 20, 21 18, 19, 20, 21 18 से 21 तक 4 days होगा। शनिवार प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा सर। 2 घंटे के बाद बाकी 22 घंटा तुम्हारे प्रिपरेशन का ही टाइम है। हफ्ते में 2 ही दिन क्लास, 3 दिन क्लास होता है, वो भी 2 घंटे, 6 घंटा क्लास होता है ना। हफ्ते में 6 घंटा क्लास होता है और आपको एक हफ्ते में 7 दिन मिलता है और 7 दिन में 24 आवर्स होते हैं। 24 into 7 करने से कितना घंटा होता है? कैलकुलेशन करो। अभी तो कैलकुलेशन हमसे ले रहे थे। कितना घंटा होता है? अरे बाबा, कैलकुलेटर निकालना पड़ रहा है। अरे वाह, 168 आवर्स। तो 168 आवर्स में से 6 आवर निकाल दो, बिकॉज मैं 6 आवर यूज कर ले रहा हूँ, है ना। तो 160 आवर्स तुम्हारा है। करो प्रिपरेशन। सर कॉलेज का भी एग्जाम रहेगा सर उस टाइम तो। जिस जिन लोगों का कॉलेज का एग्जाम रहेगा वो लोग एक एप्लीकेशन डाल देंगे। ठीक है, कि मेरा एग्जाम है कॉलेज का, इस डेट से इस डेट में एडमिट कार्ड दे करके। सो इस मंथ में मैं एग्जाम। सर एग्जाम एक दिन होगा कि 3 दिन होगा सर? एक ही दिन होगा। आयुष एक स्टूडेंट का एग्जाम एक ही दिन होगा। उसका दिल टूटा। 3 दिन एग्जाम का डेट है, क्योंकि ओके काफी सारे स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं ना इस बार, डिफरेंट बैच का। एक से स्टूडेंट तो फेल स्टूडेंट जो फेल किया। हम तो बोल ही रहे थे सर, रूपक सर, प्रिया मैम सर, कोई भी ऐसा टीचर नहीं रहा सर स्टूडेंट फेल नहीं। टीचर एग्जाम देगा तब पास करेगा। स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो टीचर क्या करेगा? एकदम सर, ये बात सही। 100 स्टूडेंट मतलब सर बहुत बड़ा है। तो 800 स्टूडेंट, यहाँ 800 स्टूडेंट रेट कौन वो ठीक है कि आता 600 जैसा है, 200 जैसा जॉब में आता है। कितना आता है? 400 जैसा आता होगा डेली बेसिस पे। और बाकी लोग तो कंफर्ट जोन में बैठा है घर में। ये क्लास भी करता है तो ऑफलाइन में नहीं आके करता है, ऑनलाइन में करता है। सर पैरामीटर होते हैं किस में फेल हो रहा है ज़्यादा? वाइवा में डर जा रहा है वो। नया आदमी देख रहा है, सवाल पूछ रहा है, सामने में देख रहा है तो उसको उसका पिक्चर भी नजर नहीं आ रहा है, कैमरा ऑफ करके पूछ रहा है ना सवाल, सिर्फ आवाज आ रहा है। तब तो और अच्छा हाँ। सर आप लोग रहते हैं सीबीआई करता है सर, ये तो ब्यूरो में जल गया सर। एग्जाम का एक्सपीरियंस मुझसे ज़्यादा इन लोग दोनों का है। सर मेरा भी कंप्यूटर में वाइवा पास करे गए? किसे फेल করে? টেকনিক্যাল আর পিসিতে আছে আমার অনলাइन एमसीक्यू की बात कर रहे हैं হ্যাঁ এমসিকিউ सर, অনলাइन मल्टीपल चॉइस ফাইভ আওয়ার সব পাস অনলাইনে সবাই পাস করে। অনলাইনে তো ফ্যাকাল্টিরা বেশি দিচ্ছে কোশ্চেন। ঠিক করতে এখানে বলে দে हाँ कम करना है। কম করে না তোমরা পড়ছো না তার মানে পিডিএফ তো দিয়ে দিয়েছে তোমাদের ম্যাডাম, ওটা পড়লেই পাস করে बढ़ा दीजिए ज़्यादा लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 তোমাদের প্রবলেম এটা তোমরা পড়ছো, रूम को गर्म करना তোমরা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত আছো যেটা তোমার কোনো দিন ক্যারিয়ারে লাগবে না। এই কাজে তোমরা ব্যস্ত আছো,
সেটা ক্যারিয়ারের কোনো কাজে লাগবে না, এটা আনপ্রোডাক্টিভ কাজ করছো, এটা তোমার ফিউচারে কোনো কাজে লাগবে না, তোমাকে নিচের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। তোমাকে বুঝতে হবে কোনটা করলে ভালো হবে, আমার কোনটা করলে খারাপ হবে, এটা তোমাকে বুঝতে হবে। তোমার বোঝার বয়স হয়ে গেছে, এত ছোট বাচ্চা তো তুমি না। যারা সিরিয়াস, যারা পড়াশোনা করে রেগুলার আসে, প্র্যাকটিক্যালস করে, কোশ্চেন্স করে, না বুঝলে বোঝার চেষ্টা করে, তারা আস্তে আস্তে দেখবে সবাই চাকরি পেয়ে যাবে। তারা চুপচাপ বসে থাকে, ক্লাসে আছে ফিজিক্যালি কিন্তু মাথা অন্য জায়গায়, তাদের কিছু হবে না। তাদেরকে গুটিয়ে গুটিয়ে ঠেলে ঠেলে বকে বকে করতে হবে রেডি, যেরকম আমি বকে যাচ্ছি না। বেসিক জিনিসগুলো ভালো করে পড়ো। এক্সাম পাস করার জন্য তো পড়তে হবে AWS এর লিনাক্স, ঠিক আছে, কিন্তু ইন্টারভিউ ক্র্যাক করার জন্য বেসিক জিনিসগুলো, হার্ডওয়্যার, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम, आउटलुक। नहीं, लिनक्स प्रोफाइल आता है तब लिनक्स पढ़ना पड़ता है। नहीं सर, हम लोग को मैम भेजी थी स्काइटेल में। हाँ तो उसमें लिनक्स का लिखा था। मैम नहीं बोली थी लिनक्स, सिर्फ बोली थी कि CCNA ही पढ़ लो। एक्चुअली उनका लिनक्स, उनका मैकओएस का भी रिक्वायर्ड था। सर हमसे 6 क्वेश्चन उनका मतलब जाना पड़ता है। इतना डीप हम सुने ही नहीं थे कभी। सीवी में लिखे हो लिनक्स? नहीं सर। सीवी में क्या लिखे हो? टेक्निकल स्किल्स में लिखता है ना सब। अभी तो वो CV बट लिनक्स में सर हमसे पूछा वही नहीं लिखे हो क्या? लिखा हो? 2 क्वेश्चन ही छोड़े, 100% लिखा होगा। ये सीवी उन लोगों के लिए क्वेश्चन पेपर है, पता है? हम लोग टेक्निकल स्किल्स में क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सामने वाला जो लिखा है वो भी मैं भी लिख देता हूँ, भले मैं टॉपिक जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। तो जो भी आप लिखते हो टेक्निकल स्किल्स में, वो आपका टेक्निकल स्किल है, ये सोच के लिखो कि मुझे किस किस सब्जेक्ट का नॉलेज है, अच्छा मैं अच्छे से जानता हूँ, उसको तुम पूरा डिस्क्राइब करके लिख सकते हो। वो मुझे आउटलुक आता है, MS आउटलुक में मुझे बैकअप लेना आता है, MS आउटलुक में मुझे रूल क्रिएट करना आता है, MS आउटलुक में मुझे कैलेंडर क्रिएट करना आता है। इस तरह से आप अगर एक ही टॉपिक आप जानते हो तो उसको अच्छे से पूरा अच्छे से लिखो। अगर आपको हार्डवेयर पता है तो हार्डवेयर में क्या क्या पता है। ऐसे हम लोग क्या लिखते हैं, हार्डवेयर जानते हैं, नेटवर्क जानते हैं, OS जानते हैं, विंडोज 10 जानते हैं, विंडोज 11 जानते हैं, लिनक्स जानते हैं, उबंटू जानते हैं, क्योंकि तो रुद्र लिखा है। CCNA जानते हैं, राउटिंग जानते हैं, स्विचिंग जानते हैं, AWS जानते हैं, MS365 जानते हैं, सब लिख दिया। लेकिन मैं कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया तो क्या बोलेगा, ये तो ये आसान ही फेक है। उसके सामने यही सामने वाले के सामने आपका रिप्रेजेंट, मतलब आपका जो पिक्चर बनेगा वो फेक का ही बनेगा। ये दिखा कुछ और रही है और है कुछ और। इसलिए CV बनाने के टाइम में आपको फोकस रखना है कि मैं क्या क्या टेक्निकल स्किल्स में अच्छा हूँ, उसी को मेंशन करना है। और कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, उसका GD क्या है वो भी मेंशन करना है। CCNA था लेकिन CV में तुम्हारा लिनक्स लिखा हुआ था, लिखे होगा लिनक्स, इसलिए लिनक्स से पूछा। नहीं सर, इन लोग से फिर भी पता है, मतलब नेटवर्क का भी 1-2 क्वेश्चन किया, हमसे तो एक भी नहीं किए, सिर्फ लिनक्स बोले जा रहे तो बोले जा रहे। तुम्हारा आंसर देख के सुना होगा कि लड़की को पता है शायद नेटवर्क, तो लिनक्स से पूछते हैं ना, लिनक्स की तो जानती है। मुझे याद है कि रुद्र से भी 2 या 3 पूछे थे ना नेटवर्क का। नेटवर्क मुझे तो पूरा स्ट्रक्चर दिया था, नेटिव विलन और इंटर विलन, तो वो बोलते हम बोल रहे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन छोड़े, एक फायरवॉल का नाम, वो सिलेक्शन किसका हुआ? सर सेकंड राउंड में तो मेरा भी सिलेक्शन हुआ था। हाँ सेकंड राउंड में गए थे तो स्वीटी, और वो तो रात को कॉल आया कि एक लड़का है, स्वीटी का हो गया मैं भी, हाँ अरे वो बैठी हुई थी सेकंड राउंड की, एक लड़की उनको लेना ही था। बहुत अंडर कॉन्फिडेंट कैंडिडेट, लेकिन वो भी अच्छी बात है, तुम्हारा तो हो ही जाएगा कहीं ना कहीं, उसका होना मुश्किल था। चलो चलिए अच्छा है। जैसे तो टेक्निकल नॉलेज से सिर्फ नहीं होता है, स्वीटी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है लेकिन हो गया, और उसका अप्रोच अच्छा था, बोलने का तरीका अच्छा था, पोलाइटली वो बोलती, बहुत पोलाइट आंसर कर रही थी, सामने वाले को अच्छा पसंद आया उसको। तुम काफी रूट, हाँ बोलिए ना क्या होता है ना, ये मेरे कंपनी में आकर तो झगड़ा करेगी।
ट्रेन में होता है। छुड़ाया तो बोल रहा है। आप कब देंगे हमको, कहाँ देंगे लड़ते हुए? नहीं हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, अप्रोच होता है ना इंसान का। नहीं वो बोल रहे हैं कि छुड़ाया है, hostess लोग करती हैं। तू उसका तुम कैसे बात करती है? तुम तो सब जानते हो, तुम फ्लाइट ये तो चढ़ा भी लगता है फ्लाइट में। सर बहुत पोलाइटली है वहाँ पर डीपीओ में भी सर। कितना आप आंसर पोलाइटली कर रहे हो वो भी डिपेंड करता है। आपका अप्रोच कैसा है, आप कैसे बात कर रहे हो। क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जवाब दे रहे हो कड़क होके पूरा, वो सामने वाले को बुरा लग सकता है। हो सकता है आप सही आंसर दे रहे हो, लेकिन आपका बोलने का तरीका उसको पसंद नहीं है। एक मैसेज है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका चेंज हो जा रहा है, आँख निकल जा रहा है ऐसा। ठीक है, आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बिकॉज लिख तो लिए काफ़ी कुछ। ये लास्ट वाला लाइन जो है ना वो यहाँ पे लिखे हो, ये यहाँ पे ख़त्म होता है एक्चुअली रिलेशनल डेटाबेस। ये पूरा चीज़ अगर लिखते हो तो ये पूरा यहाँ तक आगे ख़त्म कर सकते हो। सो सर हो गया सर, अब नीचे लिखना पॉइंट रिलेशनल डेटाबेस चलो थोड़ा समझ लेते हैं डेटाबेस क्या है। डेटाबेस किसी को पता है? डेटाबेस में काम किए हो या फिर यूज़ किए हो, कोई है बैच में? नहीं क्या তোমরা দুজন যাচ্ছ না কেন এতে প্লেসমেন্টে? কথা বলছো না কেন? তোমাদের লাগবে না চাকরি? যাচ্ছ না কেন? তোমরা ভয় পাচ্ছ আসলে। আমরা যে লেভেলে প্রশ্ন করি না ইন্টারভিউতে, সেরকম লেভেলের প্রশ্ন করে না, বেসিক কোশ্চেনই করে। ঠিক আছে, তোমরা খুব বেশি ভেবে ফেলছো। আমরা তো ইনডেপথ প্রশ্ন করি, ওরা কিন্তু ইনডেপথে জিজ্ঞেস করে। ওরা দেখে যে ছেলেটার বেসিক নলেজ আছে, কারণ ওরা তো জানে যে এই কাজটা করতে হবে, এই কাজটা আমরা একটু ট্রেনিং দিয়ে দেবো, শিখে যাবে। আমার অ্যাপ্রোচ কীরকম আছে, তুমি কীভাবে কথা বলছো, এগুলোই দেখো। আপনি যাকে দেখে তুলেন আমি তাকে দেখেছি, আমি তাকে খুব দেখেছি বুঝলেন। हाँ क्या बोले? सर आप फ्लाई में उठे? क्या चीज में उठे? एरोप्लेन बोलो ना, फ्लाइट एरोप्लेन। अच्छा सर जी को क्या होता है एरोप्लेन? आप तो बोले ना से सर। भी नहीं रही। मेरा सिर्फ दौड़ है ट्रेन तक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रेन तक यूज किया हूँ, बस ट्रेन। सर जी को लग रहा है कि बाहर जाना नहीं पड़ता। बाय ट्रेन हो गया? सर लास्ट कितना लिख रहे हो? सर और भी है तो ये पिक्चर ले लो बाकी सबका। नहीं सर, आप पढ़ा टाइम दीजिए, काफी उसके ज्यादा बाद लग सर रहा है, लग जा रहा है लिखने में। जावा बेस्ड स्क्रीनशॉट ले। अब हम नहीं खींचेगा, फोन बहुत फोटो हो गया। आप काम का चीज नहीं खींचेगा ना। सर हम लिख लेंगे, क्यों खींचेंगे? खींच के लिख लो, डिलीट कर देना। तो डिलीट कर देना। तो डिलीट कर देना। सर बेकार का चीज थोड़ी ना है, तुम्हारे काम का ही चीज है। अरे सर क्या मैं तुम्हारे फोन में दिखा दूंगा बेकार का फोटो बहुत है जो तुम्हारे काम में नहीं लगेगा। अब बहुत सारे सर हो गया सर ये हाँ जो माता है कौन हाथ है? प्रोग्रामिंग में चले जा रहे हैं
अब से तुम आगे बैठोगे, हम देख लेंगे। थोड़ा बोल्ड कीजिए ना, कैमरा मैन दिख नहीं रहा है। सर दिख रहा है और थोड़ा अच्छा कैमरा इस्तेमाल करिए। अरे इसका भी पिक्चर ले लो और लिख लेना बाद में घर में। यस ले लिया ना? यस सर। हाँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर देख लीजिए रीडेबल है कि देखो बाहर देखो, सर गारंटी दे रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? ये पिंकी नहीं। क्या बोल रहे हो? शायद स्क्रीन दिख रहा है? सबको दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। यस सर। हाँ सर दिख रहा है। वही तो, मेरे ने बहुत पकड़ लिया क्या? हमारा इंटरनेट स्लो हो गया है। दिल टूटा हुआ है, क्या हुआ उसका? नहीं सर, आप उससे बोले ना। हाँ, तुम्हारे साथ क्या हो गया? सर वो पाकिस्तान सर कुछ नहीं हुआ। हार गए ना। पूरा पाकिस्तान आ गया ना, इसीलिए। तो यार हो गया? पाकिस्तान। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे भी आ जाते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलैक्स। कैसेंड्रा की बासी कोलंबिया। अलग ना तो पढ़ रहे हैं। नीचे भी एक लाइन। सर ये तो पढ़ ही नहीं पा रहे सर। फोटो ले लो ना। कैसेंड्रा के बासी डॉक्यूमेंट ये तो लिखा हुआ है। मेरे फोटो देखिए, कैसेंड्रा की बासी जब हम लोग 340 एच भी ऐसे लिखा है क्या? नहीं, वो 349 बैच था। हो गया डन? जी सर। चलो अब डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा थ्योरी हम लोग सीख जाते हैं, नेक्स्ट दिन से प्रैक्टिकल में जाएंगे। तो आज इसका बेसिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं। पहला जो सवाल आता है कि आरडीएस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बट पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं कि नॉर्मली डेटाबेस, ये वर्ड जो आया है ये कहाँ से आया है? ये डेटा से आया है ना? डेटाबेस में जो कॉमन वर्ड है वो क्या है? डेटा है। तो डेटा मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? सर एनीवन सर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सर, इंटरनेट। इंटरनेट डेटा कैसे हो गया? डेटा कैन बी एनीथिंग जिसमें बहुत कुछ आता है। हाँ, इंफॉर्मेशन हुआ क्या? डिजिग्नेशन डेटा कुछ भी हो सकता है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल लाइक मैं जैसे अगर बात करूँ ये पेन, तो इस पेन के बारे में मैं क्या डेटा दे सकता हूँ? ये पेन कौन से कंपनी का है? कौन सा कंपनी का डेटा? ये पेन है, बॉल पेन इसमें ये बॉल पेन है, या ठीक जेल है, पेन ये जेल पेन है, या फिर ये इसका Price क्या इंक है? ब्लू है या ब्लैक है, ओके, ये प्लास्टिक का है या मेटल का है। फ्लेक्सिबल है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डेटा। यस सर। क्लियर? डेटा क्या समझ में आ गया? तो सर जैसे डेटा एक सिस्टम है सर, नहीं, डेटा सिस्टम नहीं है। जहाँ पे की- स्टोर करते हैं सर डेटा को। डेटा स्टोर। डेटा जहाँ पे स्टोर होता है उसको स्टोरेज बोलते हैं, उसको डेटा नहीं बोलेंगे हम लोग। डेटा अगर स्टोर करें हार्ड डिस्क में, तो हार्ड डिस्क में स्टोरेज होगा। यस सर। क्लियर? यस सर। डेटा एक इंफॉर्मेशन है अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन। जैसे मैं एज ए यूजर, मेरा डेटा क्या हो सकता है? मेरा यूजर नेम हो सकता है, मेरा पासवर्ड हो सकता है, मेरा बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, मेरा IFSC कोड हो सकता है, मेरा क्रेडिट कार्ड का नंबर हो सकता है, मेरा डेबिट कार्ड का नंबर हो सकता है, मेरा पिन हो सकता है, मेरा CVV कोड हो सकता है। ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट माय, आधार नंबर सर, पैन नंबर। हाँ, आधार नंबर, पैन नंबर, ये सब क्या है? मेरा डेटा Data है, है। मेरा इंफॉर्मेशन। क्लियर? तो इसको मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ, कहीं पे रख रहा हूँ, तो वो क्या हो रहा है? स्टोर कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं किसी स्टोरेज में। यस सर। लेकिन वो स्टोर जो कर रहे हैं वो स्टोरेज है, लेकिन स्टोर क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन, दैट मींस डेटा। क्लियर? कोई भी हाँ। ऑब्जेक्ट का जो इंफॉर्मेशन होता है उसे डेटा कहते हैं। हाँ। यस। अब दूसरा सवाल आता है कि डेटाबेस फिर क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटा। डेटाबेस फिर क्या है? डेटा तो इंफॉर्मेशन हो गया। डेटाबेस एक ऐसा डेटा है जो रिलेटेड है कुछ के साथ। मैं जिस डेटा के बारे में अभी तक बता रहा था वो हो सकता है कि आपका जरूरत का हो या फिर ना भी हो, मतलब आप उसको रिलेट भी कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। लेकिन डेटाबेस क्या होगा?
डेटाबेस के साथ कुछ आपका इंफॉर्मेशंस आपसे जुड़ा होगा या फिर आपका इंटरेस्ट होगा कुछ, और जिसको एक सिस्टमेटिक वे में हम रखेंगे, है ना, सिस्टमेटिक वे में रखेंगे डेटा को। दैट इज कॉल्ड डेटाबेस, एक कलेक्शन ऑफ डेटा। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास मेरा डेटा है, तो मेरा डेटा, मेरे बारे में कुछ डेटा रखा है, वो कलेक्शन किया है। जैसे क्या है, मेरा फ़ोन नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, मेरा आधार कार्ड नंबर है, मेरा पैन कार्ड नंबर है। सो दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, और वो उसका ये इसका मेरा डेटाबेस है उसके पास। और ये सब जो डेटा मैं बताया हूँ, ये सब यूनिक डेटा है, दो यूजर का सेम नहीं हो सकता। जैसे मेरा मेल आईडी आपका मेल आईडी सेम, मैं जो नंबर बताया सेम नहीं हो सकता। मेरा आधार कार्ड का नंबर आपका आधार कार्ड का नंबर सेम नहीं हो सकता। मेरा पैन कार्ड का नंबर आपका पैन कार्ड का नंबर सेम नहीं हो सकता। मेरा मोबाइल नंबर आपका मोबाइल नंबर सेम नहीं हो सकता। सो दीज आर द यूनिक नंबर्स जो हम एक यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एंड द कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड डेटाबेस। ऐसा हजारों यूजर का, लाखों यूजर का, करोड़ों यूजर का डेटाबेस गवर्नमेंट के पास है कि नहीं है? हम लोग खुद देते हैं। जैसे आप एनर्जी रजिस्ट्रेशन करते हो, यस सर, तो डेटा देते हो या नहीं देते? तो डेटा मैं किसको दे रहा हूँ? उसके बाद हमारा डेटा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, है ना। इंडियन गवर्नमेंट के पास जा रहा है डेटा मेरा, कि मेरा फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है, मेरा लोकेशन क्या है, मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, ऑल द इंफॉर्मेशन, आधार मेरा क्या है। तो मैं डेटा बेस क्रिएट करवा रहा हूँ खुद से। ऐसे हजारों स्टूडेंट का, लाखों स्टूडेंट का डेटा उसके पास है और इसको मैनेज कर रहा है वो। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को क्या बोलते हैं? डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? DBMS यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? DBMS। तो DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। डेटा को मैनेज करना पड़ेगा प्रॉपर वे में। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे प्रीवियसली आप 10 साल या 20 साल पहले जब जाते थे किसी पोस्ट ऑफिस में या फिर पुलिस स्टेशंस में, अभी भी वो लोग मैनुअल यूज़ करता है, तो वो लोग डेटाबेस को रखता है। कैसे रखता है? फाइलिंग सिस्टम में रखता है, मैनुअल वे में रखता है, फाइल में रखता है। फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मेरा इस केस को आइडेंटिफाई करना है, केस नंबर इज 123422, तो वो उस केस नंबर को सर्च करता है मैनुअली। एक फाइल का बड़ा सा रूम है जिसमें सिर्फ फाइल रखा होता है, उसमें चिपका के रखता है फाइल के ऊपर, और वो फाइल को नंबर के हिसाब से सर्च करता है, और उस फाइल को ओपन करने से आपका पूरा केस निकल के आ जाएगा। लेकिन ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है, इसमें सर्चिंग काफ़ी लंबा होता है क्योंकि आपको ढूंढना पड़ता है फाइल। अभी इसी चीज़ को हम लोग ऑटोमेशन में लेके आए हैं, और मेरा जो मैनुअल प्रोसेस था जो मैं करता था मैनुअली, उसको मैं एक सिस्टम में लेके आया हूँ, कंप्यूटर में लेके आया हूँ, और ये सारा काम, सारा मैनेजमेंट कौन कर रहा है? DBMS कर रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। सो DBMS क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स व्हिच enables its users to access the databases। और मैनिपुलेट मतलब क्या कर सकते हैं? मैं मैनिपुलेट वर्ड यूज यहाँ पे नहीं करूँगा, यू कैन मैनिपुलेट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड होता है। मॉडिफाई, सॉरी, सो मॉडिफाई डेटा एंड रिपोर्ट एंड रिप्रेजेंट डेटा। मतलब ऐसा नहीं कि डेटाबेस में जो क्रिएट किया हूँ उसको मैं 10 साल बाद चेंज नहीं कर पाऊंगा। यू कैन चेंज द डेटा, वो एक्सेस भी होना चाहिए। जरूरत पड़ा मुझे चेंज करना पड़ा या डिलीट करना पड़ा या फिर ऐड करना पड़ा, ये भी मैं कर पाऊँ, ये भी मेरे को ऑप्शन देता है। कौन देता है ऑप्शन? DBMS। तो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए जो प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? DBMS बोलते हैं। DBMS का सॉफ्टवेयर जैसे क्या हो सकता है? SQL हो सकता है। SQL का नाम सुने होंगे आप लोग, है ना? हाँ, ठीक है। तो अब आते हैं डेटाबेसेस, या डेटाबेसेस किस तरह से होता है, कैसे होता है, किस फॉर्मेट में होता है। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस क्या क्या है?
तो डेटाबेस अगर मैं बेसिक आइडिया लूँ तो ये 4 तरह का हो सकता है। क्या क्या? एक हो सकता है हायरार्किकल, दूसरा हो सकता है नेटवर्क, थर्ड हो सकता है रिलेशनल और फोर्थ हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो जो हम लोगों का सिलेबस में है, जो मुझे हम पढ़ना है, वो क्या है? रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल DBMS। क्लियर? तो बाकी चीज़ों के ऊपर मैं फोकस नहीं करके मैं इसी में फोकस करता हूँ। बट इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, क्या क्या, किसको हायरार्किकल बोलेंगे, किसको नेटवर्क डेटाबेस बोलेंगे और किसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस बोलेंगे, ये सब भी यहाँ पे हायरार्किकल और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये इसमें पढ़े थे। हाँ, सर्वर। ठीक है। तो ये सब पढ़ लेना एक बार अच्छे से। तो हमारा फोकस किस पे है? रिलेशनल डेटाबेस। चलो, तो इससे पहले रिलेशनल डेटाबेस से पहले मैं डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा बात करूँगा, बिकॉज आपको इसका बैकग्राउंड भी समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ये काम होता है। मेरा जो मकसद है डेटाबेस को यूज़ करने का, वो क्या है, क्यों हम लोग DBMS को यूज़ करते हैं। तो मेन मुद्दा, मेन काम, मेन एडवांटेज क्या है? इट विल गिव यू द फर्स्ट रिजल्ट। आपको तुरंत रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल लाइक आप अगर किसी सर्वर में लॉगिन करते हो, एंटर करते यूज़र नेम एंड पासवर्ड, और आपको लॉगिन करने में काफ़ी टाइम लगता है, सर्वर लेता है कि लॉगिन करने से पहले तो आपका यूज़र नेम पासवर्ड चेक करेगा ना, वो अपना डेटाबेस में पासवर्ड मैच करेगा, तभी ना आपको लॉगिन एक्सेस देगा। तो लॉगिन हो रहा है 2 मिनट से ऐसे, तो आपको कैसे लगेगा? और ओवरसीज बैंक में होता है सर ऐसा। ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया में होता है ऐसा। इसका मतलब उसका डेटाबेस काफी स्लो है। DBMS है लेकिन स्लो काम कर रहा है। सर ये तो नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू भी हो सकता है ना सर? हाँ, नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन नेटवर्क कनेक्टिविटी का इशू होगा तो सभी में लॉगिन में प्रॉब्लम होगा। लॉगिन में प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब डिले होगा। लेकिन आप किसी सर्वर में जब लॉगिन करते हो तो फट से लॉगिन हो जाता है, लेकिन किसी एक सर्वर में लॉगिन कर रहे हो तो काफी टाइम लग रहा है। इसका मतलब नेटवर्क का इशू नहीं है, इंटरनेट ठीक ठाक ही है। अगर होता तो सभी में डिले होता, किसी एक सर्वर में डिले हो रहा है, इसका मतलब उसका DBMS तो है, काम भी कर रहा है, लेकिन स्लो काम कर रहा है ना, ये प्रॉब्लम है। तो DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो लोग यूज कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि उसके पास काफी हाई लेवल का डेटा हो, इसको मैनेज करने के लिए जो सर्वर है उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़िया नहीं है, जिससे प्रोसेसिंग स्लो हो रहा है। या फिर हो सकता है कि उसका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कोई वीकनेस है, लूपहोल्स है, वल्नरेबिलिटीज है, जिसके वजह से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है ना। तो काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं स्लो होने, लेकिन वो अलग सी बात है, वो मैं बाद में बताऊंगा कि क्यों स्लो होता है स्लो। लेकिन ज़्यादा करके बैंकिंग जो DBMS होता है वो स्लो काम करता है। ये फिलहाल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे, कभी लॉगिन करोगे देखोगे थोड़ा सा टाइम लेता है लॉगिन। उसके पीछे भी रीजंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन आप जब आप फेसबुक में या जीमेल में लॉगिन करोगे या किसी वेब सर्वर में लॉगिन करोगे तो आप देखोगे फट से लॉगिन हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे क्या DBMS नहीं है? हर जगह DBMS है, बिकॉज डेटा हमारा है उसके पास। अगर डेटा नहीं होता तो मेरा ऑथेंटिकेशन चेक कैसे करेगा वो? मैं जब लॉगिन कर रहा हूँ, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो पासवर्ड उसके पास कहीं ना कहीं स्टोर है, इस पासवर्ड को मैच करवा रहा है। ATM में पिन देते हैं। अगर फेसबुक में यूजर कितना है पता है? 10 मिलियन से भी ज्यादा यूजर है, 10 बिलियन से भी ज्यादा यूजर्स है। तो इतना बड़ा डेटाबेस उसके पास है, फिर भी इतना फास्ट सर्विस कैसे मिलता है? इसके पीछे भी रीजंस है। और बैंक में मेरा 10 यूजर है, फिर भी इतना स्लो हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। इसके बारे में हम लोग कुछ देर बाद बात करते हैं। पहले DBMS को समझ लेते हैं कि DBMS किस स्ट्रक्चर में काम करता है, कैसा होता है और किस फॉर्मेट में होता है, और उसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं, वो पहले समझ लेते हैं। गूगल में दिखा दिया, गूगल में इमेज दिखाता है। गूगल में इमेज दिखाता है? ऐसा हिला वो कंपनी चल रहा है अपना। नहीं सर, कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है। DBMS का क्या चाहिए? इमेज। अरे इमेज में आने से तो इमेज आ जाता, क्या इमेज लिखवा दी, लिखवा दी जो
हमको समझ में नहीं वो कौन सी इमेज का बात। DBMS का इमेज। हाँ आ गया। यहाँ पे तो मेरे को कैसा फील हो रहा है कि ये सिर्फ दिखा रहा है, नहीं मुझे ये नहीं दिखाना है, आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहिए। स्ट्रक्चर दिखाना है, ठीक है। हमको पता है यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा है, लेकिन आपको इससे समझ में कुछ आने वाला है नहीं। ड्राइंग बना के रख दिया, ठीक है। ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन तो ये तो इसका SQL बोल रहा है। SQL तो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है जो डाटाबेस से डायरेक्ट रिलेट करता है, वो वाला स्ट्रक्चर ये हम देखे। एक भैया आते हैं ना, दूसरे भैया। Okay, so first let's know about the DBMS कि DBMS कैसे काम करता है, how it works। मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल लूँ, इसके पीछे भी क्या, जैसे DHCP के पीछे डोरा प्रोसेस काम होता है, इसके पीछे भी कुछ ऐसा प्रोसेस है क्या? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जैसे डिस्कस कर रहा हूँ अबाउट द यूनिवर्सिटी। आप लोग यूनिवर्सिटी से सब ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर किए हो? CU का भी पोर्टल में आने में बहुत स्लो काम करता है, एक बार रजिस्ट्रेशन करने गए थे वो। तो यूनिवर्सिटी में डेटा मेंटेन होता है कि नहीं होता है? हाँ। हो सकता है कि लोग मैनुअली फाइल बनाएं यूजर का हिसाब से। तो आप जब यूनिवर्सिटी जाते हो, एग्जांपल मैं एक छोटा सा सिनारियो बता रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं समझ लो पास आउट किया हूँ 2018 में। ओके, अभी कौन सा ईयर है? 2025। तो अभी मैं किसी कंपनी में समझ लो अप्लाई किया जॉब के लिए, और जॉब अप्लाई किया तो मेरे को ये सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के लिए वो क्या बोल रहा है कि यू हैव टू गिव ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। अभी मैं किसी वजह से गलती से या फिर जो भी रीज़न हो, मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं निकाला यूनिवर्सिटी से। आज मैं यूनिवर्सिटी गया और मैं बोला कि मैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, यूनिवर्सिटी मुझे देगा, देगा। अगर उनका डेटा DBMS है तो DBMS में उसको मिल जाएगा, मिल जाएगा। अब ये प्रोसेस होगा कैसे? एनरोलमेंट नंबर रहता है सर। आप लोग कभी गए यूनिवर्सिटी और मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट के लिए गए, तो आपसे पहले क्या पूछा जाता है? What is your roll number or registration number? रोल नंबर सर। यस। आपसे क्या पूछा जाएगा? एडमिट नंबर, रोल नंबर, रोल नंबर है ना, या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी है, इनका भी तो है सर। ये पूछा जाएगा। यूनिक है सर। हाँ, इसी से तो रोल नंबर में क्या होता है ना, हर यूनिवर्सिटी में क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है। फॉर एग्जांपल लाइक वो आपको आपका रोल नंबर समझ लो ऐसा है 18005, उसके बाद समझ लो 012 है, सो दैट इज योर रोल नंबर। तो रोल नंबर भी जब क्रिएट होता है यूनिवर्सिटी में, उसमें भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होते हैं। रोल नंबर से भी कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और ये यूनिक होता है, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। मतलब इस यूनिवर्सिटी में जितना सारा स्टूडेंट पढ़ता है, 2000 समझ लो 2000 में यूनिवर्सिटी बना था, 2000 से लेके 2025 तक किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर मैच नहीं करेगा, यूनिक होगा। ये यूनिक कैसे होता है? बिकॉज रोल नंबर जब जनरेट होता है तो वो लोग इसमें कुछ सिस्टम यूज करते हैं, एक सिस्टमेटिक वे यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं कि वो बोलते हैं कि पहला जो नंबर होगा वो होगा ईयर का। क्या होगा? ये कौन से ईयर में एडमिशन लिया है बंदा, क्लियर? तो मेरा 2018 का था, तो क्या आया पहले 18। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये सब यूनिवर्सिटी का मैं जो बोल रहा हूँ सेम नहीं हो सकता, आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का खुद का कोड होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का एक आईडी होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का एक आईडी होता है जो गवर्नमेंट इशू करती है। उसके बाद उसका आईडी होता है, जैसे 005 इस यूनिवर्सिटी का क्या है, आईडी। और ये आपका सीरियल नंबर है, मतलब आपका जो एडमिशन हुआ था वो आप 12 नंबर स्टूडेंट थे उस ईयर का, 028, ठीक है। तो ये नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। या अगर इनका यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर सिस्टम में ये मैनुअल कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस मैनेज नहीं कर रहा है, वो मैनुअल फाइल में कर रहा है,
तो क्या करेगा, वो जाएगा फाइल रूम में और वहाँ पे वो फाइल खोजेगा 2018 का, क्या खोजेगा 2018 रोल नंबर 18 लिखा हुआ है। उसके बाद वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट निकालेगा और आपको दे देगा। हो सकता है इसमें आपको आधा घंटा बैठना पड़ा, ज़्यादा सर मैनुअली कर रहा है सर, 4 से 5 2025 के स्टूडेंट अब 18 का रिजल्ट लेने के लिए मैनुअल सर ज़्यादा ही लग गया, आधा घंटा 4 से 5 वो तो बेचारा फाइल के ऊपर 4 से 5 घंटा लग जाएगा। चलो ठीक है, ये मैनुअल प्रोसेस होगा। नहीं सर 2 दिन वेट कराया क्योंकि सर फाइल भी फटा रहता है सर, पुराना रहता है, किसी का नेम साफ दिखेगा, किसी का नहीं दिखेगा। ठीक है, जो भी रीजन है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। गवर्नमेंट अभी अगर ये सिस्टम होता इनका खुद का, क्या होता, खुद का सिस्टम होता, सॉफ्टवेयर यूज करता DBMS, यस सर, तो वो सिर्फ क्या डालता, वो रोल नंबर डालता, बस और सर्च करता आ जाता रोल नंबर डाल के सर्च करता और उसका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाता, उसका नाम, उसका ईयर ऑफ एडमिशन, उसका फीस क्लियर है या नहीं है, उसका कितना मार्क्स आया है, परसेंटेज उसका क्या है, उसका फादर्स नेम क्या है, उसका मदर्स नेम क्या, सब आ जाएगा। ये डेटाबेस में पहले से एंट्री किया हुआ है, इसमें मैनुअली एंट्री किया गया है। जैसे NHDC में हम लोग मैनुअली एंट्री कर रहे हैं। अभी अगर कोई NHDC में बैठ करके वहाँ से सर्च करेगा किसी का फ़ोन नंबर से, तो उसका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा, बिकॉज ये मैनुअली मैं कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैनुअली किया गया है, ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ। हाँ सर ये बात तो DBMS को बनाया गया है। जैसे रजिस्ट्रेशन करते हो तो DBMS में चलेगा। हाँ, जब आप एडमिशन कराते हो तो ये रजिस्ट्रेशन होता है ना कंप्यूटर, या फिर आप खुद करते हो ऑनलाइन में? ऑनलाइन में ही सर, ऑनलाइन में खुद ही करते हैं। यस सर, तो डेटाबेस बनता है। अब ये डेटाबेस जब बनता है तो ये किस फॉर्मेट में होता है, ये टेबल फॉर्मेट में होता है। ऐसा डेटाबेस ऑलवेज किस फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में। टेबल, ओके, डेटाबेस में काफी कॉमन चीज है, वो है टेबल। ओके, और इस टेबल में अरे इसको क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, टेबल्स हमेशा टेबल्स में 2 चीज कॉमन होता है, एक होता है कॉलम्स और दूसरा होता है रो। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आपका सबसे पहला रोल नंबर है, उसके बाद क्या है, नाम है, उसके बाद आपका कोर्स का नाम है, उसके बाद आपका ईयर है। ओके, और यहाँ पे जैसे रोल नंबर 1 है, 2 है, नेम जैसे हो गया आपका नाम R से है, इसका नाम N से है, कोर्स हो गया आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप समझ लो DCC कर रहे हो, ये आपका MCC कर रहा है, इसका ईयर हो गया 2018 का, इसका ईयर हो गया 2020 का। इस तरह से टेबल होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम्स, और इसको क्या बोलते हैं, रोज। ठीक है, और एक कॉमन टर्म होता है दैट इज कॉल्ड फील्ड। फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है आपका टेबल का नाम। इसे इस टेबल का नाम रख दिए हम लोग स्टूडेंट, है ना, ये फील्ड हो गया स्टूडेंट। और एक टर्म यूज होता है जो रॉ बोल रहे हैं, रॉ को हम लोग डेटाबेस में क्या बोलते हैं, डेटाबेस में बोलते हैं इसको बातें बताते हैं, रिकॉर्ड नहीं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कलम्स, है ना, कलम्स बोल रहे हैं। बट कलम्स को यहाँ पे क्या बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। और रॉस को बोलते हैं, फिर बोलते हैं, अभी याद आया था, ये दिखते ताकि ये चीज भूलेंगे, टप्पल, क्या बोलते हैं इसको, टप्पल, इट इज कॉल्ड टप्पल। हाँ, पाइथन में ये टर्म है। अच्छा, तो आप अगर इस चीज को देखते हो और सिर्फ इस फॉर्म को देखते हो तो आपको यहाँ पे पूरा डेटाबेस नहीं मिलेगा। मतलब आपको मिलेगा, नेम मिलेगा सबका, बट इस नेम से क्या क्या कनेक्टेड है वो नहीं मिलेगा। आपको अगर देखना है पूरा एक रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड देखने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा इसका रॉ देखना पड़ेगा। यस, एंड दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। मतलब मैं अगर किसी का रिकॉर्ड निकाल रहा हूं तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, रॉ देखना पड़ेगा, टपल देखना पड़ेगा।
दैट मीन्स इसका रोल नंबर, इसका नाम क्या है, इसका कौन सा कोर्स में एडमिशन हुआ है, कौन से ईयर में एडमिशन हुआ है ना। सर तो ये पूरा मिला के बकेट का ऐसा हो गया। बकेट का ऐसा हो। अभी हो सकता है कि सिर्फ एक टेबल ना हो, यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हो। जैसे ये टेबल हो गया किसका, एड्रेस का। अभी यहाँ पे ऐसा आपका रॉज है और ये आपका कलम्स है, जहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ है, रोल नंबर। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। रोल नंबर 1 का एड्रेस है कोलकाता और ये इसका दिल्ली, और इसका स्टेट है वेस्ट बंगाल, इसका दिल्ली, और कंट्री है इंडिया। एड्रेस का भी और भी टेबल्स हो सकता है। जैसे अभी एक टेबल ये है कि कोर्स इज ए यूनिक नंबर। तो चलो मैं कोर्स नहीं करके मैं इसको एक और यहाँ पे ऐड कर दिया, रोल नंबर। तो ये रोल नंबर समझ लो 1 है, रोल नंबर 2 है। इसका कोर्स क्या है, DCC, और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स है, और इसका फैकल्टी कौन है, ट्रेनर कौन है। 2 नंबर का कोर्स क्या है, MCC, इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका फैकल्टी कौन है। ऐसा टेबल्स काफी सारा हो सकता है DBMS। ये मल्टीपल टेबल्स लेके क्या बनता है, DBMS बनता है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, देखो आप जब रोल नंबर से सर्च कर रहे हो, रोल नंबर क्या है, रोल नंबर 1 है, सर्च किए, ये डेटाबेस में कहाँ पे हिट करेगा, यहाँ। अभी रोल नंबर 1 जहां जहां मिलेगा उसको वहां से डेटा को क्या करेगा, वो फेच करेगा, निकालेगा, एंड इट विल गिव यू द होल इंफॉर्मेशन अबाउट यूजर करता है। अभी भी सर कोई भी हम लोग जाते हैं एंजल डेटाबेस इस तरह से ही काम होता है, तो वो फेच हो जाता है ऑटोमेटिकली। हाँ, एंड दैट एंटिटी, दैट ऑब्जेक्ट रोल नंबर इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की, क्योंकि ये यूनिक है हर टेबल में और इसी के थ्रू से सर्च हो रहा है। तो मैं एग्जांपल दिया हूँ एक प्राइमरी की का, जरूरी नहीं है कि एक ही प्राइमरी की हो किसी टेबल में, मल्टीपल प्राइमरी की हो सकता है। जैसे फोन नंबर इज अनदर प्राइमरी की, ये भी किसी का 2 यूजर का सेम नहीं हो सकता। ईमेल आईडी सेकंड प्राइमरी की हो सकती है, क्योंकि ये भी 2 यूजर का सेम होने का चांसेस काफी कम। सेम चीज आपका बैंकिंग सिस्टम में भी होता है। हाँ, जैसे उसमें मैं अकाउंट नंबर से आपको यूजर, सवाल ये है कि अगर बैंकिंग सिस्टम में डेटाबेस मैनेज करे कोई बैंक वाला, तो उसके लिए प्राइमरी यूजर का प्राइमरी की क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए? अकाउंट नंबर है ना, अकाउंट नंबर। IFSC का कोड बैंक का होता है, IFSC कोड मतलब ब्रांच कोड। जैसे बैंक ऑफ इंडिया है एक बैंक जिसका ब्रांच है समझ लो भवानीपुर, तो भवानीपुर का वो कोड है। अब बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ भवानीपुर में नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया और भी लोकेशन में है, तो उसका अलग ब्रांच कोड होगा। अभी सवाल है कि ब्रांच कोड से यूजर आईडी डिफाइन नहीं हो रहा है, उस ब्रांच में तो मल्टीपल यूजर हो सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं बैंक टू बैंक, तो पहले अकाउंट आईडी देना पड़ता है, उसके बाद IFSC कोड देना पड़ता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करता है किस ब्रांच में मेरा अकाउंट है। मेरा सवाल ये है कि प्राइमरी किया क्या होगा बैंक के लिए, अकाउंट नंबर ही यूनिक है। यस, 2 यूजर का सेम अकाउंट नंबर नहीं हो सकता। क्लियर? अभी अगर मैं बोलूं कि आपका अकाउंट फेसबुक में है, तो फेसबुक आपको कैसे आइडेंटिफाई करता है, उसके लिए प्राइमरी की क्या है, आपका नाम, ईमेल आईडी से। नो सर, नाम ईमेल आईडी नाम तो होएगा ही नहीं। रुद्रपुर के 50 आदमी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर होगा या फिर ईमेल आईडी होगा, बिकॉज 2 यूनिक आईडी है जिससे हम लोग एक्सेस करते हैं। सेम केस, तो डेटाबेस बैकएंड में इस तरह से ही काम करता है, डेटाबेस इस तरह से रिलेट करता है चीजों को। और ये रिलेट जब करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। जब ये रिलेट करेगा, है ना, मतलब एक डेटा जब दूसरे डेटा के ऊपर डिपेंड होगा,
एक डेटाबेस जब दूसरे डेटाबेस के ऊपर डिपेंड होगा तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिलेशनल डेटाबेस। जैसे बैंकिंग सिस्टम में होता है, एक डेटाबेस दूसरे डेटाबेस से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका अकाउंट नंबर है, आपका अकाउंट नंबर से आप सर्च करना चाहते हो, या फिर आप बैंक में आप पूछते हो कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा डेबिट हुआ है लास्ट 1 महीने का, बताइए मुझे। तो अकाउंट नंबर ही बोले तो अकाउंट नंबर बताओगे आप, अकाउंट नंबर वो देखेगा, सर्च मारेगा और क्या करेगा, वो रिलेट करेगा किसके साथ? ट्रांजैक्शन के साथ। कौन सा ट्रांजैक्शन के साथ? डेबिट ट्रांजैक्शन के साथ। यस सर क्लियर? तो जहां पे बैक एंड में रिलेशनल डेटाबेस होगा, जैसे ट्रांजैक्शंस जहां पे करते हैं, बैंक सिस्टम होता है, रिलेशनल डेटाबेस स्लो होता है। बैंक सिस्टम में क्यों स्लो होता है लॉगिन? क्योंकि वहां पे जो डेटाबेस होता है क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस होता है। लेकिन फेसबुक, जीमेल वगैरह में रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता है। नॉन रिलेशनल डेटाबेस, वहाँ पे नॉन रिलेशनल डेटाबेस, इसलिए वहाँ पे फर्स्ट होता है, एसक्यूएल यूज करता है वो। उसका बैकएंड में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर फाइलिंग। ठीक है, क्लियर? सो ये समझ में आया क्या? मैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में बात कर रहा था अभी। सो पहला जो आपका एक्चुअली वो रिलेट करना चाहता है बोल करके, मतलब बैंकिंग सेक्टर में लेट होता है। हाँ, फेसबुक रिलेट नहीं करता है, सीधी बात करने की जरूरत नहीं है ना, एसक्यूएल चाहिए ना उसको, तो ओन आईडी दिखाना है। हाँ बस यही बात है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट आप पढ़े हो रिलेशनल डेटाबेस का, बिकॉज यही हम लोगों को पढ़ना है, यही हम लोग को सीखना है, इसलिए मैं इसी के ऊपर फोकस कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है ये सुचरिता अभी पढ़ेगी और बताएगी इसका मतलब क्या होता है। सुचरिता क्या है? It is a data structure that allows you to link information from events, develop events, and data public। हाँ, तो जिसके बारे में कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि रिलेट करेगा दूसरे टेबल से, उसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके निकालेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। वो से जाओ। ऑलवेज टेबल्स आर रिलेटेड टू विद ईच अदर, है ना? जितने सारे टेबल्स है एक दूसरे से ऑलवेज कनेक्टेड होगा। उसमें एक ऐसा प्राइमरी की होगा जो सब में होगा और इसके थ्रू से सब टेबल आपस में कनेक्टेड होगा। जैसे मेरे केस में रोल नंबर मैंने बोला था। क्लियर? डेटा ऑलवेज मेंटेन इन अ टेबल फॉर्मेट। हाँ, अच्छा, और एक चीज यहाँ पे आपको नोट करना है कि टेबल्स में अगर कोई फील्ड है, फील्ड मतलब क्या बोलते हैं एक्चुअली हम लोग इसको, ये सारे ये जो सेल को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। जैसे आप एक्सेल ऑपरेट करते हो ना, हर एक सेल को क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। तो आपको किसी भी फील्ड में ब्लैंक नहीं रखना है, कोई फील्ड ब्लैंक नहीं हो सकता। अगर ब्लैंक होगा तो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, डेटाबेस क्रिएट ही नहीं होगा, सेव ही नहीं होगा। आपको कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब कोई वैल्यू नहीं होता है तो सर रिलेट नहीं कर पाएगा। हाँ सर, एने जैसा लिखते हैं सर। सर आप जो हम लोग को देते नहीं मंथली में डे फीडबैक के लिए, उसमें भी अगर हम कुछ नहीं भर रहे तो भी वो भी आगे प्रोसेस नहीं करने देते हैं। ठीक, तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा? अगर कुछ वैल्यू नहीं है इस जगह पे, इस यूजर के लिए, तो वहाँ पे क्या लिखना है आपको? एने या फिर नील। जैसे बैंक में लिखते हैं नील, मैनुअली लिखना पड़ेगा उसमें, तभी आपको आगे जाने देगा, सेव करने देगा। मतलब कोई ना कोई वैल्यू आपको इनपुट करना है। ये कॉमन फीचर है रिलेशनल डेटाबेस का। जैसे सर रिजल्ट में आता है सर एनए लिखा। हाँ, जैसे रिजल्ट में आता है NAIL लिखा, नील या जीरो। कमर्शियल बहुत कर रिलेशनल डेटाबेस सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटाबेस है। जो कहाँ पे यूज होता है? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जैसे हम लोग गूगल पे यूज करते हैं, या फिर पेटीएम यूज करते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो वहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। बिकॉज हर एक चीज का एंट्री यहाँ पे होना चाहिए, रखना पड़ेगा। कब बैंक वो आप ट्रांजैक्शन किए हो, उसका ट्रांजैक्शन आईडी भी उसको रखना पड़ेगा, है ना? यस सर। ट्रांजैक्शन आईडी जानते हो? यस। जब भी पैसा भेजते हो तो एक मैसेज आता है,
जनरेट होता है, एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होता है पूरा सो यूनिक होता है वो भी हर एक ट्रांजैक्शन इससे पता कर सकता है बैंक पूरा दिख जाता है। इससे बैंक पता कर सकता है कि आप अगर बाद में भी सर्च करोगे, बाद में भी पता जाओगे बैंक में ट्रांजैक्शन आईडी बताओगे, आपको बैंक बता देगा ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, कितने बजे हुआ था, किसको भेजा गया था, कितना पैसा भेजा गया था। कैसे बता पा रहा है? जो उसके पास डेटाबेस है उसके बेसिस पर सर और ये रिलेटेड है। ट्रांजैक्शन आईडी इज यूनिक आईडी है, प्राइमरी की है। तो बोला ना मल्टीपल प्राइमरी की हो सकता है किसी बैंक। तो एक रॉ का पूरा डेटाबेस को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं, है ना। और टेबल का जो हेडिंग होता है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं, है ना। प्राइमरी की हो सकता है टेबल का कोई ना कोई प्राइमरी की होगा ही, ये मैंडेटरी होगा। हर टेबल का कोई ना कोई नंबर होगा जो प्राइमरी की के हिसाब से यूज होगा। दैट विल बी यूनिक। जैसे मेरे केस में रोल नंबर था। रोल नंबर इज इट क्लियर? गेट किंग में का रोल नंबर। हाँ, ठीक है। तो ये प्राइमरी की ही आपका वो वैल्यू है जो पूरा कंटेंट आपका आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। तो जो भी आपका कलम से रो में डेटा है। स्कीमा एक नया यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा है जो मैं डिस्कस नहीं किया था। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा इज द लाइक डेटाबेस का पूरा उसका डेफिनेशन है। डेटाबेस का डेफिनेशन है वो स्कीमा में डिफाइन किया हुआ है ना। मतलब वो डेटाबेस जो क्रिएट किया गया है उसके बारे में पूरा इंडेक्स उसके पास है कि क्या क्या टेबल्स है, कितने सारे टेबल्स है, टेबल्स का नाम क्या क्या है, उसका पूरा इंडेक्सिंग। जैसे आप बुक देखते हो, है ना, बुक में पहला पेज क्या है? पहला पेज मेरा स्कीमा है, चैप्टर्स वगैरह। ये पहला पेज में ही लिखा हुआ है कि कौन सा पेज में क्या है। दैट इज कॉल्ड इंडेक्स, है ना। तो क्या बोलते हैं? इंडेक्स बोलते हैं। इसका इंडेक्सिंग कहाँ पे होता है? डेटाबेस का इंडेक्सिंग कहाँ पे होता है? स्कीमा के ऊपर। स्कीमा क्लियर? हाँ, स्कीमा में सारी डेटा used to be a strictly defined table columns. So RD जो हम बोल रहे हैं इसको क्या बोल रहे हैं? RDS बोल रहे हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। ओके, ये कहाँ पे यूज होगा? जहाँ पे काफी बड़ा ह्यूज डेटा होगा, वहीं पे हम लोग इस तरह का डेटाबेस यूज करते हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जहाँ पे, है ना, जहाँ पे ज़्यादा डेटा रखना पड़ता है, तो उसके लिए यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस। मेनली जहाँ पे बिग एंटरप्राइजेस है वो लोग यूज करते हैं। ओके, वेब एप्लीकेशंस के लिए हम लोग ज़्यादातर MySQL यूज करते हैं। MySQL इज एक्सेप्शनल है। MySQL ज़्यादातर यूज होता है वेब एप्लीकेशंस में, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, जहाँ पे मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिलेशनल डेटाबेस नहीं रखना पड़ता, रिलेट नहीं करना पड़ता, वहाँ पे आपका MySQL यूज होता है। और MySQL एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शनल है मतलब यहाँ पे इस तरह का रिलेशनल डेटाबेस क्रिएट नहीं होता है, इसलिए मेरा लॉगिन काफी फास्ट होता है। और बैंकिंग में सर MySQL के पास जो डेटाबेस है वो मेरा डेटाबेस है। बैंकिंग में रिलेशनल डेटाबेस यूज होगा बिकॉज बैंकिंग सेक्टर को काफी इंफॉर्मेशन रखना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे पैसे का MySQL यूज नहीं करता। हाँ, किसको भेजा, कब भेजा, क्यों भेजा नहीं बता रहेगा, पर कब भेजा। सो MySQL जब यूज होता है वेब सर्वर्स में, वेब सर्वर सिर्फ ऐसा एक सर्वर है जहाँ पे वेब बेस्ड कम्युनिकेशन होता है, तो वहाँ पे PHP या फिर आपका हो सकता है कि जावा के साथ उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, कनेक्ट किया जाए। बिकॉज आपका जो पेज होगा उसका जो डिजाइनिंग होगा वो जावा बेस्ड हो सकता है, PHP बेस्ड हो सकता है, जिसके थ्रू से आपका बैकएंड में डेटाबेस कनेक्टेड है। मतलब आप जब लॉगिन करते हो तो कनेक्ट वो डेटाबेस को ही करता है, लेकिन अब जो इंटरफेस है वो इंटरफेस आपको कौन प्रोवाइड करता है? PHP या फिर वो जावा या फिर ASP, जो भी आपका वहाँ पे पेज को डिजाइन करने के लिए यूज किया गया है प्रोग्राम। तो जो भी डेटाबेस है MySQL डेटाबेस हमेशा वो कहाँ पे चलता है? बैक एंड में चलता है। जैसे अभी मेरे को ये बता रहा था हेला बाबू को ये दिखाने के लिए, इमेज दिखाने के लिए, ये जो इमेज है यही है आपका MySQL का इमेज।
दिख रहा है? Yes. ये इमेज भी समझा रहा है स्क्वायर इज हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम DBMS. ठीक है, ये DBMS है ना, ये आपका जो भी यूज़र है, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, उसका जो लॉगिन एक्सेस जाता है DBMS में, और DBMS मल्टीपल टेबल्स के थ्रू से आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है ना. अच्छा, DBMS सर्वर जो होगा उसको हम लोग स्केल आउट हॉरिजॉन्टली नहीं कर सकते, सिर्फ वर्टिकली कर सकते. ये ऑटो स्केलिंग में हमने पढ़े थे स्केल इन स्केल आउट, याद है? Yes sir. तो स्केलिंग मतलब क्या होता है, स्केल आउट मतलब क्या होता है? मैडम बताएगी, प्रियंका. Scale out मतलब रुक जाइए. ओके. स्केल इन माने की, स्केल आउट माने की. আমি তোমাকে বললাম আউট, তার মানে কি হবে? বেরিয়ে যাও. তোরে বাড়িয়ে দেওয়া, আউট মানে বাড়িয়ে দেওয়া, ইন মানে কম করে দেওয়া. বাস এইটুকু মাথায় রাখলে বুঝতে পারবে. এবার বলো স্কেল ইন মানে কি, স্কেল আউট মানে অটো স্কেলিং का ये কনসেপ্ট है. সব বলে গেছে, কিছুই পড়ে দেয় না. চলো वापस. हाँ, आसिक বলছিল, বলো. सर स्केल आउट मतलब सर हम लोग जो सर्वर है उसको इंक्रीज कर सकते हैं सर. जब सर्वर में लोड बढ़ता है तो स्केल लोड बढ़ेगा सर, इसी टू इंस्टेंस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा. जैसे ये आपका SQL सर्वर, डेटाबेस सर्वर है ना, ये तो मशीन ही है ना, कंप्यूटर है. अभी ये इसमें लोड काफी बढ़ गया, इसका प्रोसेसर का यूज 95% हो गया. तो मैं अगर स्केल आउट कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ, ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ, तो ये क्या करेगा, एक और सर्वर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और इसका लोड 50% इसमें आ जाएगा. So that is called, हाँ, that is called scale out. इसको क्या बोलते हैं? Scale out. When increases the load, then automatically if you are configuring. लोड को बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ कि ऑटोमेटिकली सिस्टम को ऑन कर देगा जितना लोड बढ़ेगा. अब जब लोड कम होगा, अभी लोड समझ लो 10% हो गया या 20% लोड हो गया, तो 20% लोड 10% इसके पास है, 10% इसके पास है, तो इसमें मेरा कोई एडवांटेज नहीं है कि एक सिस्टम और मैं यूज करूँ, क्योंकि 20% लोड तो ये अकेला ले सकता है. तो मैं इस सिस्टम को क्या किया, बंद कर दिया, तो यहाँ पे 20% लोड आ गया. तो ये क्या हुआ, स्केल इन. क्लियर? বুঝতে পারছো? স্কেল আউট, স্কেল ইন. বলো প্রিয়াঙ্কা, কি বুঝলে? বলো কি বুঝলে? বলতে হবে, ইন্টারভিউতে বলতে হবে. ইউ হ্যাভ টু টক. বেসিক থাকবে তোমরা তো অটোমেটিক ওখানে গিয়ে বেসিক নিজে থেকে তৈরি করে দেবে, আর যখন কম থাকবে তখন একটা বেসিক বন্ধ করে আমরা বন্ধ করব না, অটোমেটিক বন্ধ হবে. অটো স্কেলিং, অটো ওয়ার্ডটা এসছে কেন? অটোমেটিক বন্ধ করে সব লোক তো পড়ে গেল না, কোনটাকে স্কেল আউট বলবো, কোনটাকে স্কেলিং বলবো. যখন লোড বেশি হবে অটোমেটিক একটা অন্য বেসিক তৈরি করে ওটাকে অটোমেটিক আউট বলবো, এটাকে স্কেল আউট বলবো. আর যেটা অটোমেটিক লোড কম হয়ে গেলে ফিড বন্ধ করে একটা বেসিক থাকবে ওটাকে ইন বলবো. হ্যাঁ, আমি একটা দুটো एग्जांपल দিচ্ছি, হতে পারে যে দুটো চারটেও হতে পারে, 10টাও হতে পারে, ঠিক আছে? আমি জাস্ট एग्जांपल দেওয়ার জন্য একটা এখানে আর দুটো করলাম. अभी एक वर्ड यहाँ पे लिखा हॉरिजॉन्टल, ये भी मैं बताया था प्रीवियस ऑटो स्केलिंग के सेशन में. हॉरिजॉन्टली हो सकता है या वर्टिकली हो सकता है. हॉरिजॉन्टल हम लोग किसको बोलते हैं, जब आपका पास चीजें इस तरह से हो. ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है? ये ऑब्जेक्ट खड़ा कैसा है? ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है. हॉरिजॉन्टल कब होगा, मैं इसको ऐसे रखूंगा तो ये हॉरिजॉन्टल. आप कंप्यूटर को भी अगर ऐसा ऑब्जेक्ट, मैं ऑब्जेक्ट को इस तरह से रखा हूँ तो ये क्या बोल रहे हैं इसको, हॉरिजॉन्टल है. और मैं ऑब्जेक्ट को अगर इस तरह से रख रहा हूँ, वर्टिकल है. ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये तो कॉमन चीज है. वर्टिकल मोड सर, हाँ स्केल अप में सर. हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा ये है कि वी कैन नॉट स्केल आउट हॉरिजॉन्टली. मतलब
अगर आप एक सिस्टम में लोड बढ़ रहा है, दूसरा सिस्टम ऑन कर रहे हो, तो आपका सिस्टम किस तरह से बढ़ रहा है? यस सर। किस तरह से बढ़ रहा है? ये नहीं होगा सर। ये नहीं है, ये हॉरिजेंटली बढ़ रहा है ना? तो ये सपोर्ट नहीं करता डीबीएमएस ये सपोर्ट नहीं करता। आप मल्टीपल सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते लोड को बैलेंस करके। तो सपोर्ट करता क्या है? ये सपोर्ट करता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब वो उसके कैसा होगा? पेशेंस को बढ़ा देगा। अगर आपका लोड बढ़ रहा है तो आप इसका परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, कर देगा वही, है ना? इसी एक ही सिस्टम होगा, लेकिन इसका समझ लो ये 8 GB का मशीन है, 8 GB रैम है इसको 16 GB कर सकते हैं। तो इसको क्या कर सकता है? ये 16 GB कैपेसिटी इसका बढ़ा दिया, इसका परफॉर्मेंस और अच्छा हो गया। ये कर सकते हैं। अब वो ये वाला लोड बैलेंसर में बहुत तो ये वर्टिकली क्या हो रहा है? ऊपर जा रहा है ना? यस सर। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उसको मैं हाई कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। तो लोड बढ़ने से ये ऑटोमेटिकली इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बढ़ रहा है। लोड कम होने से इसका परफॉर्मेंस क्या हो रहा है? घट जा रहा है। बिकॉज आपका जब इसका कॉन्फ़िगरेशन आप ज़्यादा लोगे, बढ़ाओगे, तो आपका बिलिंग भी ज़्यादा है। तो ये वर्टिकली स्केल आउट हुआ और ये वर्टिकली स्केल इन हुआ। क्लियर? यस सर। इसका मतलब डीबीएमएस वर्टिकली स्केल आउट सपोर्ट करता है, लेकिन आपका हॉरिजॉन्टली स्केल आउट सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है। Okay, so next day we will discuss about NoSQL database and types of NoSQL databases क्या क्या है, और ये लिख लो सब, लिख तो लिए हो सर? थोड़ा लास्ट वाला 2 लाइन में, और लास्ट वाले ने पूरा लिख दिया है सर। अब वो दिखाइए ना, रिलेशनल डेटाबेस। हाँ सर, वही बस। next day we will discuss about the NoSQL and also we are going to do the practical of RDS का हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे, किस तरह से डेटाबेस बनाते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से AWS में इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। डेटाबेस पहले भी था, ऐसा नहीं कि AWS आया तो डेटाबेस आया है। डेटाबेस आप लोकल सिस्टम ही बना सकते हो, SQL सर्वर बना सकते हो। सर मतलब ये ऑटो स्केलिंग सपोर्ट करेगा, बट वर्टिकली सर्वर। हाँ, SQL सर्वर। ठीक है, SQL सर्वर इज ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे किस तरह से डेटाबेस को कॉन्फ़िगर करते हैं AWS में और कैसे यूज करते हैं। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटाबेस, बिकॉज आप अगर AWS सर्टिफिकेशन डेटाबेस में आना चाहते हो, डेटा का पथ अलग है। AWS का मल्टीपल सर्टिफिकेशन, AWS सिक्योरिटी है, रेड हैट है, AWS रेड हैट। डेटाबेस में आना चाहते हो, आप सॉफ्टवेयर में आना चाहते हो, तो आप इसके ऊपर फोकस करना है। बट हम लोग कोर्स में जो है वो डेटाबेस का बेसिक पोर्शन इसके हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सर हम लोग जो सीख रहे थे इसमें एसोसिएट लेवल। हाँ, एसोसिएट लेवल में सभी कुछ है, जैसे CCNA में सभी कुछ है, राउटिंग है, स्विचिंग है, सब है। अब CCNP के ऊपर का लेवल CCNP है, CCNA है ना, उसमें भी अलग अलग डोमेन है। राउटिंग में जाना चाहता है, स्विचिंग में जाना है, वायरलेस में जाना है, CCNA सिक्योरिटी में जाना है, CCNA फाइबर में जाना है, किसको फाइबर में जाना है, किसको सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। इस तरह से AWS का ये लेवल एसोसिएट लेवल है। आप प्रोफेशनल लेवल में जाओगे तो आपके पास बहुत मल्टीपल होगा। सर पहले ग्लोबल होगा, सर्टिफाइड फिर ना जाएंगे प्रोफेशनल में। पढ़ने का तो पढ़ सकते हो ना, पढ़ने का रोक थोड़ी है। सर ऐसा नहीं है कि सरकार बोल दिया है कि आपके पास सर्टिफिकेशन है तो नहीं पढ़ पाओगे। पढ़ तो सब रहे, पढ़ सकते हो ना, नॉलेज तो ले सकते हो, क्योंकि सर्टिफिकेशन ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के लिए बहुत पैसे चाहिए। CCNP एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन करने के लिए बहुत पैसा लगता है। यस सर, ये बात है। जॉब करके जॉब करके कर सकते हो, हम ही करेंगे, करेंगे ना सर, तो हाँ करो ना, ग्रोथ वैल्यू बढ़ा ग्रोथ है ना सकते सर। हाँ करो, लेकिन तुम ये लाइन बोले ना कि वो करने के लिए आपको ग्लोबल करना पड़ेगा, इसलिए मैं ये बोला। पढ़ने में कोई रोक पढ़ने के लिए कोई ग्लोबल नहीं लगेगा, पढ़ तुम यस सर। जितना मर्जी पढ़ सकते हैं। अमेज़न खुद डेटा बेस बना के रखता है सर, डॉक्यूमेंट। हाँ, इसमें लेकिन आपको अगर सर्टिफिकेशन करना है
तो आपको पहले सर एसोसिएट का Amazon का भी तो सर्टिफिकेशन करना database जो पड़ेगा। वो भी तो वर्टिकल सब आप प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट करते हो, सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ग्लोबल कर रहे हैं। सर वो एमसीक्यू आज दे दीजिए सर, आप बोल रहे थे साल एमसीक्यू में तो यहाँ पे बोल दिया कि है, कहाँ पर मुझे लिए नहीं तुम लोग। कौन सा फाइल है सर? ये वाला शायद है सर ये दूसरा ही है, खोल के कोई पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे 3-4 पीडीएफ फाइल है, सभी ले लो, सभी AWS का ही है। ठीक है सर, किसी में एक होगा ना। हाँ तो वीडियो मॉडिफाई स्टॉप कर। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे वी विल डू द प्रैक्टिकल